नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज को लेकर जो होड़ चल रही है उस पर। कुछ लोग तो इसे ईवी युद्ध भी कह रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो बाजार के मौजूदा हालात, सरकारी नीतियों, सप्लाई चेन और हाँ, हाल में जो कुछ चुनौतियां आई हैं उन पर काफी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि इस दौड़ में कौन कहाँ है और भारत के लिए आगे क्या रास्ते दिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी। शुरुआत करते हैं कुछ दिलचस्प आंकड़ों से। क्या आप जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है? हाँ, ये काफी अहम है। 2024 में यहाँ करीब 7 लाख E3 व्हीलर बिके। ये 18% की बढ़ोतरी है और मजे की बात ये कि चीन में इनकी बिक्री इसी दौरान गिरी है। अच्छा। हाँ, भारत की बाजार हिस्सेदारी अब 57% हो गई है और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में भी भारत मजबूत है। 2024 में करीब 13 लाख यूनिट्स बिके। ये आंकड़े तो वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम पैसेंजर ईवीज मतलब कारों की बात करें तो कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, वो तो है। चीन वहाँ मतलब बहुत ज्यादा आगे है। 2024 में चीन में करीब 1.29 करोड़ पैसेंजर ईवीज बिकी। सोचिए, दुनिया भर के उत्पादन का लगभग 58%। 58%, बाप रे। जी, और इसकी तुलना में भारत में सिर्फ 1.13 लाख ईवी कारें बिकी। बाजार में पैठ देखें तो महज 2.5% है। सिर्फ 2.5%। हाँ, और यहीं पर दोनों देशों की सरकारी नीतियों का जो बड़ा फर्क है वो साफ नजर आता है। सही कहा। चीन ने तो मुझे लगता है 2008 से ही बहुत बड़े पैमाने पर नीतियां लागू करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, बहुत जल्दी शुरुआत की उन्होंने। सब्सिडीज, टैक्स में छूट, चार्जिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना। एक अनुमान है कि 2009 से 2022 तक चीन ने इस पर करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए खर्च दिए हैं। जी, बहुत बड़ी रकम है। और अगर हम भारत से तुलना करें तो हमारी फेम और अब PM E-ड्राइव जैसी योजनाएं वो काफी नई है। हाँ, हाल की हैं। और इन पर कुल खर्च अब तक लगभग 11,000 करोड़ रुपए ही हुआ है। ये चीन के खर्च का करीब आप कह सकती हैं 20वां हिस्सा ही है। सिर्फ 20वां हिस्सा? जी। और एक और बात, भारत का ज्यादा ध्यान शुरुआत में E3 व्हीलर और बसों पर रहा। कारों को उतना समर्थन नहीं मिला। तो चीन की जो ये बढ़त है पैसेंजर कार और बैटरी तकनीक में, उसके पीछे ये विशाल और बहुत पहले शुरू किया गया निवेश ये एक मुख्य कारण है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं बल्कि एक पूरी मतलब दशक लंबी औद्योगिक रणनीति का नतीजा है। और ये रणनीति सिर्फ गाड़ियों तक नहीं, सप्लाई चेन तक फैली हुई है। चीन ने बैटरी उत्पादन और उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी सप्लाई चेन पर एक तरह से कह सकते हैं दबदबा बनाने में भारी निवेश किया है। बिल्कुल। भारत में बैटरी सेल बनाने का काम तो अभी शुरू ही हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा, JSW, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां 2025 से 2030 के बीच प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। हाँ, और यहाँ चिंता की बात ये है कि अभी भी भारत की जो ईवी सप्लाई चेन है उसमें स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन वो सिर्फ 30-40% ही है। बस इतना? जी, बैटरी सेल और BMS वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सबसे जरूरी पुर्जे हम अभी भी बाहर से मंगा रहे हैं, आयात पर निर्भर हैं। और इसी निर्भरता ने हाल ही में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। आप वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स वाले संकट की बात कर रहे हैं जो जून-जुलाई 2025 में चीन ने उनके निर्यात पर रोक लगा दी। हाँ, बिल्कुल वही। ये मैग्नेट्स तो ईवी मोटर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। मैंने पढ़ा कि बजाज ऑटो ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगस्त 2025 में उनका ईवी उत्पादन ठप हो सकता है। जी, ये खबरें आई थी। और सिर्फ बजाज ही नहीं, मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। स्थिति वाकई गंभीर है। हाँ, ये तो गंभीर है। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक तरह से वेकअप कॉल है। इसने भारत को एक, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया, आश्चर्यजनक रूप से कमजोर स्थिति में डाल दिया है। सरकार अब आपातकालीन बैठकें कर रही है। देश में ही रेयर अर्थ की माइनिंग और प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन से भी बातचीत चल रही है। ये घटना आत्मनिर्भरता की जरूरत को बहुत साफ तौर पे दिखाती है। तो एक तरफ ये सप्लाई चेन की चुनौती है और दूसरी तरफ निवेश और कंपटीशन का समीकरण भी थोड़ा उलझा हुआ है। हाँ, वो भी है। भारत जैसे सुरक्षा कारणों से BYD जैसी बड़ी चीनी ईवी कंपनियों के बड़े निवेश को शायद मंजूरी देने में हिचक रहा है। BYD भारत में अब तक सिर्फ मेरे ख्याल से 3,500 के आसपास ही कारें बेच पाई है। जी, बहुत कम। और दूसरी तरफ टेस्ला है
जो भारत आना तो चाहती है, लेकिन उसे भी यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी और तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर एक दिलचस्प रणनीति उभरती दिख रही है, जिसे हम चयनात्मक सहयोग या सिलेक्टिव कोऑपरेशन कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे JSW ग्रुप जैसी भारतीय कंपनियां हैं, वो SAIC और चेरी जैसी चीनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। लक्ष्य ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भारत में अपने लोकल EV ब्रांड्स विकसित किए जाएं। JSW का तो प्लान है कि वो 2027 तक चेरी के साथ मिलकर अपना EV ब्रांड लॉन्च करे। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, तो ये दिखाता है कि भारत कैसे सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के देखे तो ये जो तथाकथित EV युद्ध है, ये असल में बाजार हिस्सेदारी, तकनीकी दबदबे और सप्लाई चेन पर आत्मनिर्भरता की एक बहुत ही पेचीदा लड़ाई है। बिल्कुल सही। भारत ने E2 व्हीलर और E3 व्हीलर सेगमेंट में तो बढ़त बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसेंजर कारों और खासकर बैटरी सप्लाई चेन के मामले में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, रास्ता लंबा है। और चीन का ये हालिया रेयर अर्थ वाला कदम इस चुनौती को और भी गहरा बना देता है। जी, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या? कि वैश्विक सप्लाई चेन की इन अनिश्चितताओं और चीनी तकनीक पर जो हमारी निर्भरता है, उसके माहौल में क्या भारत अपनी घरेलू EV महत्वाकांक्षाओं को खास तौर पर पैसेंजर कार सेगमेंट में तेजी से और सफलतापूर्वक हकीकत में बदल पाएगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।